इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आर्टिकल 360 से 380 तक सारे आर्टिकल बहुत अच्छे से जितना मैं कर सकता हूँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ छूट भी जाता है ना, तो वो मुझे पता होता है क्या छूटा है। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ अलग से ऑडियो बना दिया ताकि आपको कोई किसी भी तरह की डाउट नहीं रहे। ध्यान से सुनना है, ध्यान से। यही एक मोटो है कि ध्यान से सुनोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको याद होगा। और मैं बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं होगा आपसे अगर केवल सुनोगे तो। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना और सुनना दोनों फ़र्क होता है, ठीक है? बार-बार सुनना है, जब तक याद नहीं हो जाए तब तक सुनना है। ये बार-बार जिस चीज़ में मैं जोर दे रहा हूँ, एक चीज़ को मैं 20 बार रिपीट करता हूँ बोलते समय, तो उसको आपको 20 बार ही सुनना है। आर्टिकल 360 इसमें क्या लिखा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय आपात। जब भारत को ऐसा लगता है, भारत को मतलब भारत के राष्ट्रपति को, भारत सरकार को ऐसा लगता है कि इस समय देश में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, मतलब अस्थिरता है, कुछ दिक्कत आ रही है, देश को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, देश को कैसे चलाया जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये वित्तीय इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस हो जाए। देखो लिखा, अगर भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। केंद्र राज्यों को वित्तीय दिशा निर्देश क्या करेंगे, इसका प्रभाव क्या होगा? केंद्र राज्यों को वित्तीय दिशा निर्देश दे सकता है। अब जो इमरजेंसी लग जाएगी देश में, तो राज्यों को फाइनेंशियल जो भी डायरेक्शंस होंगे कि आपको ये करना है, वो करना है, सब दिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और न्यायाधीशों की सैलरी कम की जा सकती है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और जजेज होंगे, उनकी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। राज्यों के मनी बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लागू नहीं होंगे। मैंने ऑलरेडी बताया था, मनी बिल ऑफ द स्टेट, जो मनी बिल होंगे स्टेट के, विल नॉट बी क्लियर्ड बोलते हैं ना, विल नॉट बी प्रेजेंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उनको क्लियर नहीं होंगे और आप यह कह सकते हैं उनको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता जब तक भारत के राष्ट्रपति उस पर सिफारिश न कर दें, अपनी अनुमति न दे दें। रीजन बिहाइंड, पहले गवर्नर के पास थी, अब इमरजेंसी लग चुकी तो राष्ट्रपति के पास आ जाती पावर। इसकी क्या है कि 2 महीने के अंदर संसद को इसको अप्रूव करना होता है। अब एक बार अप्रूव कर दिया 2 महीने में, तो ये चलती रहती है, ठीक है? जब तक इसको नॉर्मली ये हट जाती है, जब भी चाहे इसको वापस ले आ सकता है, ठीक है? प्रेसिडेंट ले सकते हैं और इसको साधारण, ओनली साधारण बहुमत से इसको दे दिया जाए कि हाँ आप इसको वापस कर लो, वापस कर लेते हैं। संसद बोल देगी साधारण बहुमत से कि अभी वित्तीय इमरजेंसी नहीं है, इसको खत्म कर दिया है, तो खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति इसको चाहेंगे जब वापस ले सकते हैं। 361 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, इनमें कुछ इनके बोलते हैं, इनके अधिकार बोलो या इनकी रक्षा बोलो, कुछ ही बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। गवर्नर राज्यों का सर्वोच्च पद है राज्यपाल। राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान अदालत में मुकदमा नहीं किया सकता है। अगर कुछ ऐसा मिलता है कि राष्ट्रपति पर मुकदमा करना जरूरी हो गया, जब तक आदमी पद पर रहेगा, जब तक उसको किसी भी तरह की बोलते हैं ना कि किसी कोर्ट में जाने की कोई केस नहीं हो सकता है, न राज्यपाल बोल सकता है न राष्ट्रपति बोल सकता है, जब तक उनका कार्यकाल है। उन्हें किसी आपराधिक कार्रवाई से छूट है, उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, उनको छूट है। केवल महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये तो सबको पता है कि महाभियोग की प्रक्रिया से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है? राज्यपाल में महाभियोग नहीं लगता, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा देते हैं। सीधी सी बात है, राज्यपाल 5 साल के लिए होते हैं और केंद्र सरकार जो होती है, वहाँ का जो कैबिनेट होता है वो अप्रूव करता है। राष्ट्रपति बोलता है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना देते हैं, और जब तक राज्यपाल को हटाने की बात आएगी तो भाई सरकार जिसकी होगी बोलेगा, लिखा होता है। लोकसभा के जो अब एक तो होती है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल बोले, मंत्रिपरिषद बोलेगी इसको हटा दो, हटा देंगे। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं। जो कैबिनेट मंत्री आप बोल सकते हैं, इनको जो केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे रेल मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, ये सारे इस तरह के, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। 361 प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे कैसे संसद चल रही है, कैसे राज्य का विधानमंडल चल रहा है, उसको गलत नहीं दिखा सकते आप। जो सच्चा दिखाना है वो एक देखा होगा, सरकारी न्यूज़ चैनल होते हैं, उनकी वीडियो होती है, ऑडियो सब होता है। ऐसा नहीं है कोई कुछ भी दिखा दे, ठीक है? संसद और विधानमंडल की कार्रवाई का सच्चा और सही रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है। जो सही बताएगा उसी को संरक्षण दिया गया है, उसका ही मतलब प्रोटेक्शन किया गया है, ठीक? 361B डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रिमनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, ये बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को, देखो महाभियोग किस पे लगता है? महाभियोग केवल राष्ट्रपति पे लगता है, ना तो उपराष्ट्रपति पे लगता है, ना राज्यपाल पे लगता है। ये लाइन गलत लिखी है। अगर हट जाता है तो उनको किसी लाभ पद नहीं नियुक्त किया जाएगा दोबारा। अगर इनको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाएगा तो ऐसा नहीं इनको दोबारा से किसी पोस्ट पर भेज दिया जाए, नहीं भेजा जाएगा, ये आपको याद रखना है। 361B में लिखा हुआ है। 362B 362 ये रिपीट हो गया है 26वें अमेंडमेंट 1971 से। इसमें क्या, जो राज प्रमुख थे, जो राजा थे छोटी छोटी रियासतों के, उनका कुछ अधिकार थे वो खत्म कर दिए थे। कब किए? उनको एक तो अधिकार था, पैसे, कोई पैसा मिलता था उनको, पैसा खत्म कर दिया। जिनको प्रीवी पर्स की फैसिलिटी थी वो खत्म कर दिया। 71 में ये आप याद रखना है, 362 आर्टिकल रिपीट हो रखा है, खत्म हो रखा है। ये कैसे किया? 26वां संविधान संशोधन किया था भारत में, 1971 में ये हुआ था। आर्टिकल 363 363 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट। ये सीधी सी बात है, किसी कोर्ट को ये अधिकार नहीं है किसी राज्य प्रमुख के विशेषाधिकार, उपाधि या निजी संपत्ति से जुड़े मामलों पर अदालत दखल नहीं देगी। सीधी सी बात है, कोई अदालत ऐसा नहीं है कि राज्य प्रमुख के बारे कितनी शक्ति है, उसको ये उपाधि क्यों दी गई है, उसकी निजी संपत्ति कैसी है, उनको ये प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है? कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 363A
सीधी सी बात है, बहुत सारे राजा जिन पर संपत्ति को भी, जैसे जयपुर का राजा है, बहुत सारी आज मैसूर का राजा है, इनके पास कितनी संपत्ति है? कभी इनके पीछे कोई कोर्ट जाता नहीं आता, क्योंकि भारत के संविधान ने इनको प्रोटेक्शन दे रखा है। ठीक है, लोगों को नहीं पता, राजा आज भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैसे राजा हैं, वो राजशाही समय तंत्र है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है देश में, लोकतंत्र है, लेकिन राजा आज भी हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है। तो उस संपत्ति की कोई जांच वाँच नहीं होती है, उसमें कहीं कोर्ट को इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 363 में लिखा हुआ है। जब राज प्रमुख का पद खत्म किया पहले इनको, फिर उसकी रक्षा के लिए 363 लाए होंगे, 362 खत्म किया, 363 में ये कह दिया जो इनके पास संपत्ति है वो रहेगी, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। 363 ए, इसमें लिखा है रिकॉग्नाइजेशन विड्रॉल टू रूलर ऑफ इंडियन स्टेट्स। 26 में संविधान संशोधन ने राजाओं की मान्यता समाप्त कर दी। जो रूलर्स थे उनकी सब बोलते ना मान्यता थी कि यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, वो राजा, वो खत्म कर दिया। उन्हें राजा, नवाब जैसी उपाधि और प्रिवी पर्स, राजाओं को मिलने वाला भत्ता समाप्त कर दिया गया। मैंने बताया ना कुछ विशेष अधिकार थे, उनको कुछ पैसा मिलता था, वो पैसा बंद कर दिया। जब 26 अमेंडमेंट किया गया 1971 में, तो वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था खत्म, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 363 में क्या लिखा हुआ है कि जो संपत्ति उनके पास है, उनकी जो नाम है, जो भी है, उसके पीछे कहीं ऐसा नहीं है कोई कोर्ट लग जाए या कुछ जांच, ऐसा कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगा। आर्टिकल 364 स्पेशल प्रोविजंस एज टू द मेजर पोर्ट एंड एरोड्रोम। ये एक विशेष बात क्या है, क्योंकि जो सेंटर के पास क्या होता है, सीमा होती है, वैदेशिक मामले, जो बाउंड्री होती है कंट्री की, वो उसी कंट्री आती है। कहीं ना कहीं बाउंड्री से रिलेटेड जितने रूल होते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। और सी पोर्ट कहाँ होते हैं? सी बाउंड्री पे होते हैं, समुद्र के किनारे मिलेंगे। एरोडम तो एक विमान क्षेत्र कहीं हो सकता है। बंदरगाह और हवाई अड्डे, जितने हवाई अड्डे हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है। संसद को अधिकार है कि वो प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कानून बनाए, प्रबंधन करे। ये पार्लियामेंट का राइट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ये डिसाइड कर सकती है कि जो प्रमुख, सबका नहीं, प्रमुख बंदरगाह, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, इसमें एग्जैक्ट नहीं दिखा है कौन कौन से एयरपोर्ट शामिल है, क्योंकि राज्य के पास बहुत बहुत ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जो कि इंटरनेशनल नहीं होते हैं, जो लोकल फ्लाइट के लिए भी होते हैं। तो उनके लिए शायद मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार तो रूल नहीं बनाती है, इन सबके रूल बनेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। स्पेशल इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है 364 में जितने भी मेजर पोर्ट हैं उनके लिए, और एरोड्रोम्स जो विमान का क्षेत्र है जहाँ जहाज उड़ते हैं, उनके लिए कानून का रूल बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। 365 में क्या लिखा? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लीट विद और गिव टू इफेक्ट और टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। सीधी सी बात है, अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है, मैंने बताया ना हमारे संविधान के अनुच्छेद 356, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 356, ये पावर देता है केंद्र को राज्य में इमरजेंसी लगा दे। अगर उसको लगता है कि राज्य सरकार भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती, तुम बोल गए, तो माना जाएगा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। उस समय इमरजेंसी लग सकती है। प्रेसिडेंट रूल लगेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जिसको आपातकाल बोलते हैं एक तरह से। प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 366, इसमें क्या डेफिनेशन, जो भी हमारे संविधान में बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज किए हैं, जो शब्द हैं जो उनका मतलब नहीं समझे। शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती है, शेड्यूल कास्ट क्या होती है, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उनकी बहुत सारी डेफिनेशन इसमें लिखी हैं। इसमें लिखी नहीं, आर्टिकल 366 अच्छे से कभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें लिखूंगी किसको क्या बोलते हैं। 366 इंटरप्रिटेशन, संविधान की व्याख्या। देखो संविधान में क्या, अगर कोई चीज़ संविधान में आपके नहीं समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या है, तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में ये लिखा हुआ है कि इस शब्द का मतलब ये है, संविधान इस शब्द के जरिए ये कहना चाहता है, उसको आधार माना गया इसका। जनरल क्लॉज एक्ट 1897, 1897, ये आपको याद रखना है। 367, 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो फेमस आर्टिकल है, यानी कितनी बार पूछा गया है। भारत के संविधान को संसद करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, वो कहाँ लिखी हुई है? 368 में लिखे हुए है। 3 प्रकार से इसमें बताया गया, 3 प्रकार की मेजोरिटी होनी चाहिए, उसके हिसाब से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो होती है सिंपल मेजोरिटी, जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत। इसमें क्या होता है, 100 लोग हैं और 51 लोगों का मत संविधान को संशोधित कर देगा, लेकिन सब जगह नहीं करेगा, कुछ विशेष स्थिति में करेगा जहां बहुत आसान होगा सब कुछ। उसके भी पार्ट बताएंगे, सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या चेंज किया सकता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एक, इसको आप कह सकते हो कि विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई सदन बैठा है, लोकसभा बैठी, लोकसभा में 200 आदमी बैठे हैं, वो 200 आदमी में जो मत दे सकते हैं उपस्थित हैं, और जो मत दे सकते हैं, अब उसमें तो हो सकता है कि 190 ही मत दे सकते हैं, नहीं, 190 का ही 2/3 होगा उपस्थित, और मत देने वाले का 2/3, और जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है, मान लो कि जितनी संख्या, जैसे कि लोकसभा की 543 है या 530 है या जितनी भी है, उसका बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा मिलकर स्पेशल मेजोरिटी बनाते हैं। अगर इस तरह का कोई बहुमत मिलता है उसको विशेष बहुमत बोलते हैं। ठीक है, ये सब जगह लागू नहीं होता है, कुछ विशेष बोलते हैं। ज़्यादातर जो संशोधन होते हैं इसी के लिए होते हैं, लेकिन कुछ विशेष संशोधन की जाती है जिसमें राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है। जैसे 50% राज्य, हमारे देश में इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 में से 14 राज्य की कम से कम सहमति मिलेगी जब कुछ विशेष चेंज करना हो संविधान में। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में कुछ चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चेंज करना है, हाई कोर्ट के बारे में कुछ चेंज करना है, संसद की विधानमंडल की शक्तियों के बारे में कुछ चेंज करना है, मतलब कहीं ना कहीं संघीय ढांचे में
जो संघीय ढांचा मतलब ऐसी व्यवस्था जो दोनों के लिए है, राज्य के लिए और केंद्र के लिए। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है, प्लस स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मैंने बता दिया आपको, 2/3 2/3 उपस्थित और मत देने वालों का होता है। उपस्थित का भी और मत देने वालों को दोनों का होगा। उपस्थित है मान लो 100 लोग हैं, 100 का भी 2/3 होगा, और मत देने वालों मान लो 80 मत दे रहे हैं तो उनका भी 2/3 होगा, तब जाके विशेष मेजोरिटी बनती है। दोनों का, उपस्थित का भी और मत देने वालों दोनों का 2/3 होता है, एक का नहीं, दोनों का होगा। और जितने भी उसमें जैसे मान लो कि जितनी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, मान लो कितनी है, 250 लोग हैं, तो 250 की टोटल काउंटिंग होगी तो उसका आधे से एक ज़्यादा वो जुड़ेगा, तब जाके स्पेशल मेजोरिटी बनेगी। 369 टेम्पररी पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट। क्या होता है, कुछ टेम्पररी पावर है पार्लियामेंट की। एक्चुअली में क्या है, संविधान लागू हो रहा था उसके 5 साल तक की ये व्यवस्था रखी है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 1955 में समाप्त हो गई है, खत्म कर दिया है। 370 तो खत्म कर दी। आपको इसमें एक डेट याद रखनी है कि कैसे, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये लाइन याद रखनी है। और ये कब से किया है, 5 अगस्त 2019 से। ये डेट याद रखनी है, 5 अगस्त 2019। जब ये 370 खत्म की तो सबको पता था 5 अगस्त है, लेकिन आज 2019 को कितनी साल हो गई हैं, 2025 चल रही है, 6 साल होने वाली है। ठीक है, 6 साल जब हो जाएंगे तो भाई लोग भूल जाते हैं, डेट भूल जाते हैं कौन से दिन की थी, साल भी भूल जाते हैं। तो आपको ये 5 अगस्त 2019 याद रखनी है। और इसका नाम क्या है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये याद रखना है। अब 371 में 371 के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस ने पूछा है, स्टेट पीएससी ने पूछा है। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, कुछ विशेष राज्य हैं, उनमें क्या होना चाहिए, उनमें कैसे शासन चलेगा, उनमें संसद का कितना इंटरफेयर होगा, उनमें ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था दी गई है। ये 371 से स्टार्ट है, 371 J तक हैं। तो इनके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बाद में मैंने इसको चेक किया है, ऑडियो बनाऊंगा किस में क्या लिखा हुआ। तो आपको ये याद रखना है, स्पेशली महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि के बारे में विशेष प्रावधान है। ठीक है। 372 कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर एडेप्टेशन। संविधान लागू होने से पहले बने सभी कानून मान्य रहेंगे जब तक संसद, जब भाई जो संविधान लागू होने से पहले जो कानून बने वो भी मान्य है जब तक संसद उनको खत्म नहीं करती। सीधी सी बात है, संसद ही खत्म करेगी जो भी कानून चले उनको। 372A 372A पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडॉप्ट लॉ। सही, संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को पुराने कानूनों को बदलाव करने का अधिकार है। संविधान संशोधन हो गया, बहुत सारे पुराने, ये क्या है, संविधान लागू हुआ ना तब की भी कहानी बताता है कि जब संविधान लागू हुआ तो पुराने कानून है उनको अडॉप्ट कौन करेगा, उनको स्वीकार कौन करेगा, तो वो भारत के प्रेसिडेंट के पास पावर होगी। आर्टिकल 373 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इन द रेस्पेक्ट टू द पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। सीधी सी बात है, संविधान लागू होने के बाद 2 साल तक राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, अब खत्म कर दी है। ये आपको 373 पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ये कोई शक्ति भक्ति प्रासंगिक हो गई है, अब बोलते हैं कि अब इसका ज़्यादा रोल नहीं है। 374 में क्या लिखा है, प्रोविजंस एज टू जज ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स पेंडिंग इन फेडरल कोर्ट और बिफोर हिज मैजेस्टी इन काउंसिल। अब सीधी सी बात है कि भाई इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की आज़ादी के समय जो फेडरल कोर्ट में जो केस चल रहे थे उनके जज और मामले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो गए। फेडरल कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट इंडिया हो गया, तो अब ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएंगे। 375 आपको क्वेश्चन इसमें पूछा गया, 374 75 76 सबके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आर्टिकल में क्या लिखा है, 375 में लिखा है कोर्ट अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स टू कंटिन्यू टू फंक्शन। संविधान लागू होने के बाद भी सभी अदालतें और अधिकारी तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक नए आदेश या कानून आ जाए। भाई संविधान लग गया इसका मतलब एक साथ सब कुछ रुकेगा तो है नहीं, रुकने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ चलता रहेगा जब तक नए कानून आ जाए। आर्टिकल 376 फिर इसमें आर्टिकल 375 इसमें कोर्ट के ऑफिसर्स, इसमें क्या लिखा हुआ है इनके बारे में, संविधान लागू होने के बाद भी सभी अदालतें और अधिकारी तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक नए आदेश या कानून ना आ जाए। अब संविधान लागू होगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुराने जो चल रहे हैं अफसर हट जाएंगे या उनके काम बंद हो जाएंगे, फिर तो देश रुक जाएगा, सारे काम करते रहेंगे, लेकिन जब तक नया कानून आ जाए तो उसके हिसाब से चेंज होगा धीरे धीरे करके। 376 प्रोविजन एज टू जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये आपको याद रखना। 376 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, संविधान के लागू होने पर हाई कोर्ट के जज थे नए संविधान के तहत भी कार्य करते रहेंगे। जो हाई कोर्ट के जज है ना, ये हाई कोर्ट के जज के बारे में प्रोविजन है 376, ठीक है, ये याद रखना। 377 प्रोविजन एज टू कम, ये कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग के बारे में। 377 पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी संविधान लागू होने पर कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है। जो पहले बने हैं वो चलते रहेंगे, संविधान लागू होने के बाद अपना काम करते रहेंगे। 378 में क्या लिखा, प्रोविजन एज टू पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पहले से लोकसभा आयोग, संघ राज्य लोकसभा काम कर रहे हैं वो उसके बाद भी कार्य करते रहेंगे। 378 में क्या लिखा, स्पेशल प्रोविजन एज टू ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, आंध्र प्रदेश की पहली विधानसभा की अवधि को 5 साल के बजाय 6 साल तक बढ़ा दिया गया। ये स्पेशल प्रोविजन है 378A में, ठीक है। ये 379 और 391 तक रिपील हो रखे हैं, अब हटा देंगे, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जो 371 वाला आर्टिकल था उसके बारे में बता देता हूँ आपको क्या लिखा है। हाँ,
ये बहुत जरूरी आर्टिकल है। 371 में क्या लिखा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। ए में नहीं है, महाराष्ट्र 371 में लिखा है। इसमें लिखा राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। किसको दी गई है? राज्यपाल को, मराठावाड़ा और विदर्भ के बारे में, ठीक है। तथा सौराष्ट्र और कच्छ के समान विकास को सुनिश्चित करे। ये किसको पावर दी गई है? गवर्नर को। इसके लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जा सकते हैं। इसके डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं, मराठावाड़ा डेवलपमेंट बोर्ड होगा, एक विदर्भ डेवलपमेंट बोर्ड होगा, एक सौराष्ट्र का होगा, एक कच्छ का होगा। इस तरह से इनको इनका विकास करने के लिए आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। 371A नागालैंड का, सबसे पहले नागालैंड का ध्यान रखना। इसमें 13वां अमेंडमेंट हुआ है 1962 में। नागालैंड कब बना था? 62 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना 62 में नागालैंड बना था। नागालैंड की विशेष संस्कृति, कानून, परंपरा की सुरक्षा। उनकी विशेष संस्कृति होती है, कैसे लोग अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, कैसे बोलचाल, उनकी क्या रहन सहन है, क्या खान पीन है, उनकी परंपराओं की सुरक्षा। संसद का कोई भी कानून नागालैंड में तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य की विधानसभा उसे मंजूरी नहीं दे दी। ध्यान रखना, ये आपको याद रखना, नागालैंड में जब तक लागू नहीं होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 371A में, जब तक वहाँ की विधानसभा ये न बोल दे कि हाँ हम इसको लागू करवाते हैं मंजूरी। धार्मिक या सामाजिक प्रथा, वहाँ की जो रिलीजियस एंड सोशलिक अफेयर्स है, आप कह सकते हो प्रथाएं, कल्चर है, उनसे संबंधित कोई कानून है। नागा कस्टमरी लॉ, जो भी नागाओं से संबंधित जो कानून है। नागाओं की भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और स्थानांतर पर, जो नागाओं की भूमि है, उनके जो संसाधन है, उनके रिसोर्सेज हैं, और उनका जो माल, आप कह सकते हो मालिक हैं, स्वामित्व है, जो स्थानांतर कैसे ट्रांसफर करें, ट्रांसफर ऑफ, आप कह सकते जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो ऐसे उन पर कोई रूल बनाती है संसद, तो वहाँ की विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी। राज्यपाल के पास लॉ एंड ऑर्डर पावर है कुछ क्षेत्रों में। इनमें क्या है, जिनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, उनमें क्या राज्यपाल को पावर दे रखी है। राज्यपाल के पास बहुत सारी पावर होती है, ठीक है। स्पेशल राज्यों की, जहाँ भी ये 371 में जो भी राज्यों के बारे में बताया गया है। 371B में क्या लिखा, आसाम के बारे में क्या, ये आसाम 26 अमेंडमेंट 1969। असम विधानसभा में एक विशेष समिति बनाई जा सकती है जिसमें स्वायत्त जिला परिषद की सदस्य भी होंगे। असम की विधानसभा होगी, उनके कुछ जिले होते हैं जिनमें जनजातीय जिले होते हैं, उन जिलों में शासन करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाती है, और एक एक आप कह सकते हो स्वायत्त जिला परिषद, एक हर जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद होती है। उस जिला परिषद के कुछ सदस्य होते हैं जो उस विशेष समिति में शामिल होते हैं। तो वहाँ शासन कैसे करना है, उस जिले में क्या क्या समस्या है, उस जाति जनजाति के लिए क्या क्या समस्या है, उनको एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको रहने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या इशू है, उनकी कल्चर प्रोडक्शन कैसे होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए लोग जो वहाँ के हैं वो जानते हैं, इसलिए उनको शामिल किया जाता है। तो आपको बस इतना याद रखना है, 371 में असम के बारे में बताया गया है। 371C 371C में मणिपुर के बारे में बताया गया है। मणिपुर विधानसभा में एक विशेष समिति, सेम बात है जैसे असम विधानसभा में एक विशेष समिति थी, ऐसे ही मणिपुर विधानसभा में हिल एरिया के लिए, भाई पहाड़ी एरिया ना, उनके लिए विशेष समिति होती है जो कि पहाड़ी एरिया की समस्याओं को रखती है सरकार के सामने। सरकार उस समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं स्पेशल क्या करेगी, फंड दे देगी, स्पेशल व्यवस्था कर देगी, फास्ट ट्रैक रूट वो बना देगी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक ट्रैक बना देगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राज्यपाल इसके अध्यक्ष होंगे, और सीधी सी बात है जो समिति होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे, क्वेश्चन है यहाँ पर। वो समिति होगी, उसका अध्यक्ष राज्यपाल होंगे, और वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, भेज सकते हैं, भेजेंगे, भेजते हैं, जनरल स्टेट जो गवर्नर होते हैं भेजते हैं। आर्टिकल 371D में क्या लिखा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इनके बारे में लिखा 1973 में, ठीक है। छात्रों और कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय आधार पर समान अवसर। छात्र और कर्मचारी जितने भी स्टूडेंट हैं और वहाँ जो काम करने, क्षेत्रीय आधार पर किस क्षेत्र के कितने, तो सबके लिए समान अवसर हैं, बराबर। राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं, राज्य में एडमिशन, नियुक्तियां आदि स्थानीय आधार पर होते हैं। जो वहाँ का एक्चुअली क्या है, कभी नोटिफिकेशन देखना, जब आंध्र प्रदेश में लोकसभा आयोग ने, आंध्र प्रदेश का जो PSC है उसने मान लो कुछ रिक्रूटमेंट किया, तो डिस्ट्रिक्ट वाइड रिक्रूटमेंट होता है वो। मैंने उसमें पढ़ा है कि मान लो इस जिले में इतनी पोस्ट है, इसके लिए है, वहाँ SC मतलब कास्ट वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, इस तरह से रिक्रूटमेंट होता है। तो हमारे कहाँ लिखी हुई है, हमारे संविधान के 371D में एक विशेष एक स्पेशल प्रोविजन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में, ठीक है। 371E 371E एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। ये भी देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की गई है, जब बना हुआ तब की बात है। संसद का अधिकार है, संसद को अधिकार है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करें। ये कहाँ लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश 371E में। अब पढ़ाई करते हैं 371F में क्या लिखा है, सिक्किम के बारे में लिखा है। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 1975 में। किस संविधान संशोधन से बना, 36 से। सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाते समय विशेष प्रावधान, जब भारत का हिस्सा बनेगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो उसको देंगे भाई, जो चीज़ भारत में शामिल हो रही है तो कुछ तो उसके लिए संविधान में व्यवस्था रखी जाएगी। तो 371F में ये रखा गया, सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाते समय विशेष प्रावधान है। सिक्किम विधानसभा की सीटों का आबादी और समुदाय के अनुसार आवंटन, जितनी भी वहाँ की जो आबादी है उसके हिसाब से उनका आवंटन होगा। सिक्किम में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस और जजों की नियुक्ति। सिक्किम की हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस और जजों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। सिक्किम की पुरानी कानूनी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक संसद नया कानून है। सिक्किम के जो पुराने, सीधी सी बात है, पुराने रूल रेगुलेशन है, ये तब की बात है सिक्किम आया होगा जब तक संसद नए कानून बना दे। आपको ये तो पता होगा हाईकोर्ट के जितने भी जज हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर केवल शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 371G मिजोरम
53 अमेंडमेंट मिजोरम का हुआ, 86 में आया। ये क्वेश्चन आया यार, मेरा गलत हो गया था कई बार कि मिजोरम कब शामिल हुआ है। ये मुझे पता नागालैंड 62 में आया है, और 75 में असम ये आया, सिक्किम पता है, ये लोगों को पता है। गोवा का पता है 87 में आया है। ये मिजोरम के बारे में बता रहा हूँ, मिजोरम 86 में आया, गोवा से पहले, याद रखना। इसमें भी विशेष व्यवस्था है। मिजोरम में संसद के कानून तभी लागू होंगे जब वहाँ की विधानसभा विधानसभा एक तो असम की मंजूरी देगी तब संसद के कानून, नागालैंड की मंजूरी देगी तब संसद के कानून लगेंगे। और अब मिजोरम की बात है, मिजोरम की विधानसभा बोलेगी तब कानून लगेंगे संसद के, और मणिपुर की विधानसभा बोलेगी तब कानून लगेंगे। इन सब के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें वो नहीं बताया गया कि जैसे कि वहाँ की विधानसभा में एक समिति बनाई जाएगी, असम में बनाई जाएगी, नागालैंड में बनाई जाएगी और मणिपुर में बनाई जाएगी। इसमें क्या है, मिजोरम के बारे में क्या है, मिजोरम में संसद की कुछ कानून क्या है, विधानसभा को मिजोरम में संसद के तभी सभी सभी लागू होंगे जब विधानसभा मंजूरी दे। खासकर कौन कौन से धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, वहाँ की रिलीजियस और सोशलिक अफेयर्स होते हैं, उनकी जो कस्टम्स होते हैं उनमें अगर कोई सीधी सी बात है यार, जो नागालैंड में बारे में लिखा है वही यहाँ पे मिजो कस्टम लॉ, वहाँ नागा कस्टम लॉ है, यहाँ पे मिजो कस्टमरी लॉ है। भूमि और संसाधनों का स्वामित्व, ऐसे ही वहाँ पे भूमि और संसाधनों का स्वामित्व है, ऐसे ही यहाँ पे भूमि और संसाधनों का स्वामित्व है। आर्टिकल 371H, अरुणाचल प्रदेश, इसको अरुणाचल प्रदेश 50 अमेंडमेंट 1986, अरुणाचल प्रदेश के बारे में 371H में लिखा है और 1986 में शामिल हुआ है, ध्यान रखना आप। विशेष व्यवस्था की गई है 1986 में। राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी दी गई है लॉ एंड ऑर्डर का नियंत्रण के लिए। किसको पावर है, गवर्नर के पास पावर है लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करने के लिए। वे राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं, चाहेंगे तो कर देंगे, उनको लगता है कि ये है तो राष्ट्रपति को बताएंगे ऊपर। 371 आई गोवा के बारे में, गोवा 87 में शामिल हुआ है 56 अमेंडमेंट से। गोवा विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, ये व्यवस्था की गोवा की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, और कोई विशेष प्रावधान नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया हुआ। 371 सबसे लास्ट में कर्नाटक की बात आती है। कर्नाटक में ये 2012 में ही हुआ है, ठीक है। इससे कर्नाटक के शामिल होने से कोई कनेक्शन, हैदराबाद कोई कनेक्शन नहीं, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र। अब कल्याण कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान, एक अलग डेवलपमेंट बोर्ड होता है, रोजगार और शिक्षा में विशेष आरक्षण, क्षेत्रीय विकास के लिए धन का उचित हिस्सा। क्षेत्रीय विकास तो करना ही करना है, इसके लिए तो धन का विशेष हिस्सा तो आजकल सबको पैसा। आपको उसे इतना याद रखना किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, सरकार क्या करती है, किसको क्या देती है, वो काफ़ी देर बाद पता चलेगा आपको, अपने पढ़ाई से संबंधित याद रखना। मुझे नहीं लग रहा है कि जो भी लिखा हो उसके हिसाब से सब कुछ होता होगा। इसकी ऑडियो इतनी काफ़ी है, 371 380 तक आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, अब 395 पहुंचने वाले हैं। अभी पूरी ट्राई करते हैं, इसके बाद अगली ऑडियो बनेगी। ओके।